हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं आप लोगों से स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि अभी इस समय स्टॉक मार्केट में क्या किया जाए, वेदर वी शुड बी इन्वेस्टेड और वी शुड गेट एग्जिट। तो इन्हीं सब चीज़ों के मैं कुछ ओपिनियंस लेकर के आया हूँ। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे बोलने से या मेरे कह देने भर से अपने शेयर्स की पोजीशन बनानी चाहिए या स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए, आपको बाज़ार से निकल जाना चाहिए। जो भी डिसीज़न आप लेते हैं, आप सोच समझ के लीजिएगा। बीइंग एन इन्वेस्टर, और क्योंकि मुझे बाज़ार में करीब-करीब 20 साल होने को आ रहे हैं, तो लुकिंग टुवर्ड्स दैट मुझे लगता है कि मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। और वो सिर्फ मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ मैंने बाज़ार को चढ़ते हुए भी देखा है और बाज़ार को गिरते हुए भी देखा है। मैं मार्केट में उस टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ जब निफ्टी 1000 के आसपास हुआ करता था, और आज निफ्टी 22,000 के आसपास है। सेंसेक्स उस समय करीब 3000 2800 के आसपास चलता था, और आज वो 72,000 है। तो मैंने वो दौर भी देखा है जब सेंसेक्स ने 5000 का इंडेक्स क्रॉस किया था। वो दौर भी देखा है जब पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की थी। और वो टाइम भी देखा है जब सेंसेक्स 3800 से 21,400 पे गया था। वो टाइम भी देखा है जब सेंसेक्स 21,400 से 7,500 आ गया था। और मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में 80% तक का फॉल देखा है। और फिर उनको दोबारा से राइज होते हुए भी देखा है। कोविड का टाइम भी देखा है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस देखे हैं कैसे इनको, मतलब बढ़ते हुए देखा है, बड़े होते हुए देखा है। तो जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने अभी फ्रेश फ्रेश नया नया स्टॉक मार्केट के अंदर काम शुरू किया है, ये मैं उन लोगों के लिए ही अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में या आईपीओ में खूब सारी चीज़ों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और आज के न्यूज़पेपर के अंदर ही मैंने ये पढ़ा था कि अ, जो फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस है, उन लोगों ने 3.5 लाख करोड़ रुपया निकाला है मार्केट से, और 6.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ने या तो शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया है। तो एक लेमैन लोगों को देख करके पैसा इन्वेस्ट करता है, और उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। इसीलिए मैं ये ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। देखिए, होता दरअसल क्या है ना कि मैंने खुद ये देखा है कई बार कि लोग पूछते हैं कि भैया कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, या कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आप कोई 10 साल के होराइजन के हिसाब से कोई कंपनी बता दो जिसमें हम पैसा लगाते रहें, या 20 साल के हिसाब से आप मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए बता दीजिए। ठीक है। और हर एक कोई जो पैसा इन्वेस्ट करता है, वो पैसा इन्वेस्ट करने के पीछे जो बेसिक मोटिव होता है वो ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए या तो बना लिए हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, राकेश दमानी जी हैं, या केडिया जी है, या और भी बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, वॉरेन बफेट है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो उनका एग्जाम्पल दे करके और खूब सारे लोग जो हैं, मतलब रेकमेंड करते हैं कि आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बनता है। और अगर आप सिस्टमेटिकली और केयरफुली अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने पैसे को, मतलब इस तरह से बढ़ते हुए देख सकते हैं। मतलब जितना पैसा आप कमा नहीं सकते हैं अपनी पूरी लाइफ में, उससे ज़्यादा पैसा, उससे कई ज़्यादा पैसा आपको शेयर बाज़ार में मिल सकता है, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो। तो अभी जो है डिस्कशन करने का जो मोटिव, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पिछला जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप का रैली चला था, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कंपनी शायद 30 करोड़ की है, शायद 300 करोड़ की है, शायद 3000 करोड़ की है, 900 करोड़ की है। कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिनमें ऑल ऑफ सडन मूवमेंट आया, 80 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का शेयर था। ठीक है। और लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और जैसा मैंने बताया, लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि भाई आप रेकमेंड करो। तो जैसे मैंने किसी को एल एन टी रेकमेंड किया, 3000 रुपये का शेयर है एक, अभी करंट में अगर देखें तो। या रिलायंस इंडस्ट्री बताया 2900 3000 के आसपास चल रहा है। या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया जो शायद अभी 700 800 रुपये के बीच में चल रहा है। ठीक है। या और कोई दूसरा शेयर रेकमेंड किया, एम आर एफ भी रेकमेंड किया है मैंने लोगों को, जब 80,000 70,000 या 90,000 का भाव था उस समय। तो हर एक कोई यही बोलता है कि यार ऐसा शेयर बताओ ना जिसकी रेट बहुत कम हो,
पैसों में रेट हो, रुपयों में रेट हो, 10 रुपए से कम के प्राइस का शेयर हो और फिर वो हम लोग खरीदें, तो लोग ये सोचते हैं कि यार 10 रुपए का शेयर टूट के कितना आ जाएगा? 5 रुपए ही तो आएगा, ठीक है? लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि 5 रुपए आने के बाद में हो सकता है वो 10 साल तक चले ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, ठीक है? आज शेयर बाज़ार में 5,000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। और ये जो आंकड़ा है 80s में भी लगभग यही आंकड़ा था। उस समय भी बहुत सारे आईपीओ आते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खूब सारी कंपनियों के आईपीओ आए, खूब सारी कंपनियों के आईपीओ चले गए, बहुत सारी कंपनियाँ डीलिस्ट हो गई और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो स्पॉइल हो गया। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जोधपुर के अंदर एक कंपनी है एल्कोवैक्स मेटालिक्स करके, इसका भी शेयर लिस्टेड हुआ करता था कभी किसी ज़माने के अंदर। लोगों ने इसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया था। आज वो कंपनी डीलिस्ट है। कंपनी चल रही है लेकिन स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो गई है, ठीक है? तो अब जिन्होंने उसमें पैसा लगाया आज से 22, 23, 25, 30 साल पहले, उनका पैसा तो डूब गया, है ना? तो आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल जो है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बने, इसके लिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लॉस हो रहा है छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, 10 रुपए की हो, 2 रुपए की हो, 50 पैसे की हो, 25 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, लेकिन अगर वो कंपनी एक माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप है और उसका मार्केट कैप जो है 10,000 करोड़ से कम है या थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं 7,000 करोड़ या 6,000 करोड़ से कम है, तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। आपको उससे बाहर निकलना चाहिए। भले आपको 5,000, 10,000, 25,000 का लॉस हो रहा हो, उससे अभी निकलने का टाइम है। बिकॉज़ मार्केट अगर अगर वैसा रिएक्ट किया जैसा मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट रिवर्स हो गया, तो होता क्या है ना, हर बार बाज़ार में जब तेज़ी आती है, तो तेज़ी वाले जो शेयर होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं। पिछली तेज़ी में जो शेयर चल रहे थे, वो शेयर इस तेज़ी में नहीं चलेंगे और इस तेज़ी में जो शेयर चल रहे हैं, वो अगली तेज़ी में शायद ना चले। ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट एज़ अ ट्रेडर होता है, ठीक है? तो एक आपने सपोज़ एक कोई नया बिज़नेस शुरू किया किसी ने, ठीक है? उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और एक आपने रिलायंस के अंदर या आईसीआईसीआई बैंक में या एसबीआई के अंदर इन्वेस्ट किया, तो आप ये मान सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 साल, 5 साल, 1 साल के अंदर आपका पैसा एसबीआई में या इनमें तो आने की संभावना रहेगी, लेकिन कोई नई कंपनी है एकदम या बहुत छोटी कंपनी है, तो उसके अंदर पैसा वापस आएगा ही आएगा या जल्दी आ जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो आपको अगर अभी लॉस भी हो रहा है, तो आई विल रिकमेंड, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैंने खुद आज काफ़ी सारे स्टॉक्स सेल किए हैं, जो माइक्रो कैप कंपनीज़ थी। मोमेंटम था, इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया, लेकिन अभी मोमेंटम ख़त्म हो रहा है, तो मैं सबसे लास्ट में नहीं निकलना चाहता हूँ। भले मैंने जिन कंपनियों के शेयर बेचे हैं, वो कंपनियों के शेयर कल फिर से बढ़ने लग जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूल है, अगर उसमें 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार का आपको नुकसान हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट में से, तो आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, रीज़न ये है कि कल हो सकता है कि वो शेयर जो है 5 साल तक चले ही नहीं, 3 साल तक चले ही नहीं और दुनिया भर का शेयर बाज़ार बढ़ता रहेगा, तो फिर आप क्या करोगे? आपका जो नैरेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। बाज़ार में प्रॉफ़िट बुक करना एक बात है, लेकिन मार्केट में लॉस बुक करना, स्टॉप लॉस लगा के रखना और स्टॉप लॉस पे मार्केट से निकल जाना, उस शेयर से निकल जाना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? और म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि ऐसे किसी फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए अभी जिसका ओवरऑल जो अंडर एसेट मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, ठीक है? अगर इतना आपका ओवरऑल कॉर्पस है, तो होता क्या है ना, फंड फंड जितना ज़्यादा बड़ा होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसको मैनेज करना और जब मार्केट क्रैश करता है या बाज़ार नीचे आता है, तो उस सूरत के अंदर फंड मैनेजर के लिए पे इन पे आउट का मैनेजमेंट देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? इसीलिए नए-नए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आती रहती है हमेशा, क्योंकि छोटा जो फंड होता है ना, उसको मैनेज करना आसान होता है। आज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, कोई बिज़नेस चालू कर लो, तो 10 में से 9 लोगों को पता होगा कि भई हमको क्या करना है। लेकिन उन्हीं 10 लोगों में मैं अगर ये कहूँ कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ, 300 करोड़ रुपए देता हूँ,
और आप जैसा 10 लाख रुपए में बिज़नेस चलाते हो, वैसा ही आप 300 करोड़ में भी बिज़नेस चलाओ, उतना ही रिटर्न जनरेट करो। मतलब 10 लाख रुपए का बिज़नेस लगा करके हो सकता है आप महीने का 25-30 हज़ार रुपया रिटर्न निकाल लो उस बिज़नेस में से। लेकिन अगर 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, तो हर महीने 2.5 करोड़ का प्रॉफ़िट निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? यही बात अगर 1000 करोड़ के ऊपर चली जाएगी, तो 25 करोड़ रुपए का रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन्वेस्ट होता है। तो पहले महीने में या पहले 1 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है? इसीलिए ये बार-बार, बार-बार नए म्यूचुअल फंड आते रहते हैं, नए नए ऑफ़र आते रहते हैं कि अभी ये ऑफ़र आया है, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे और उसमें रिटर्न भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि छोटा फंड मैनेज करना आसान होता है। ठीक है? तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं बहुत क्विकली बोला हूँ सारी चीज़ें, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन्स आपके दिमाग में रह रहे हो या कोई कुछ क्वेरी हो जो आप लोग जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से मुझे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ। और ये पूरी तरह से हो सकता है कि जो भी बात मैंने बोली है, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ। हो सकता है यहाँ से स्टॉक मार्केट सीधा 72,000 का इंडेक्स 85,000 या 1 लाख पे चला जाए। लेकिन अ, अगर ये रिवर्स करता है, तो जैसा मैंने बताया, तेज़ी वाले शेयर अक्सर स्विच हो जाते हैं और बहुत टाइम पीरियड के लिए मार्केट में वेट करना पड़ जाता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर छोटी कंपनी है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको चलाने वाले लोग होते हैं, उनके पास में ग्रुप ऑफ शेयर होते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ के। तो आज वो इस कंपनी को चला रहे हैं, कल किसी और कंपनी को चलाएँगे, तो जब तक आपकी कंपनी का नंबर नहीं आएगा, तब तक आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा। कितना टाइम होल्ड करेंगे? पूरे बाज़ार में दूसरी कंपनियों के शेयर बढ़ते रहेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल थिंक कि यार बेचते हैं इसको और लेट अस स्टार्ट विद सम अदर अमाउंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके हम मार्केट से रिटर्न निकालें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। बड़ी कंपनी लाइक ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 100 में, मतलब देश की सबसे अच्छी 100 कंपनियां जो हैं, उसकी लिस्ट मिल जाती है ऑनलाइन, अगर आप गूगल करेंगे तो। इंडियाज़ टॉप 100 कंपनी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। उनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटीज़ कम है कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़े। ठीक है? जल्दी भाव आएगा, क्योंकि मार्केट बढ़ाने के लिए उन शेयर्स का बढ़ना ज़रूरी होता है। इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी, तो वो कंपनी सबसे पहले ग्रो करेगी जिसका बिज़नेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है? तो आई होप कि जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है वो मतलब यूज़फुल रहेगा। एक और छोटी-सी बात मैं जाते-जाते बोलना चाहता हूँ। 2008 में, मतलब 2008 से पहले की बात करता हूँ, 2005 के आसपास, 4-5 के आसपास सेंसेक्स ने 5000 का इंडेक्स क्रॉस किया था। ठीक है? और उस समय बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट ओवरहीटेड हो गया, ये गिरेगा यहाँ से। ठीक है? कांस्टेंट बाज़ार बढ़ता गया, कांस्टेंट बढ़ता गया। मार्केट में छोटा-मोटा करेक्शन ज़रूर आता था, लेकिन बड़ा करेक्शन 21,000 के इंडेक्स पे आया था। ठीक है? और वहाँ से मार्केट 75% गिरा, 7,500 तक आ गया था। ठीक है? लेकिन इसने दोबारा से ग्रो कर लिया। 2013 तक लार्ज कैप सारे प्रॉफिट में आ गए थे और बहुत सारे लार्ज कैप डबल भी हो गए थे। ठीक है? लेकिन मिड कैप का क्या हाल हुआ था पता है? 80% तक स्मॉल कैप इंडेक्स फॉल हुआ था। और जैसे समझो 10,000 से गिरा 5,000 पे आ गया। 1 मिनट के लिए हम समझते हैं, तो 5,000 से दोबारा 10,000 कब आया जानते हैं? 2016 में। 8 साल लग गए उस इंडेक्स को उस भाव पे वापस आने में। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि शेयर्स नहीं बढ़े होंगे। शेयर्स बढ़े होंगे, हो सकता है कोई स्मॉल कैप, माइक्रो कैप शेयर बहुत बढ़ गया हो इन 8 सालों के अंदर। लेकिन इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल शेयर्स को। ठीक है? तो मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल होता है, शेयर डंप हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ डीलिस्ट हो गई थी। ठीक है? और बहुत सारे ब्रोकर गायब हो गए थे मार्केट से 2008 की मंदी में। और सीएनबीसी आवाज़ पे जो एनालिस्ट के पैनल आते हैं, उन लोगों ने आना बंद कर दिया था। पता है सीएनबीसी आवाज़ पे कौन लोग एडवाइस करने आते थे? ज्योतिष लोग, जिनसे पूछा जाता था कि अब एडवाइज़र तो आ नहीं रहे हैं, क्या बोलेंगे आकर के? जो शेयर 3,000 में बोल रहे थे कि खरीद लो, 5,000 हो जाएगा।
वो शेयर गिर के 300 रुपए पे आ गया, तो वो एडवाइज़र किस मुँह से आके एडवाइस देगा? वो बचा ज्योतिषी बचे, फिर ज्योतिष से एग्ज़ाम्पल सेट करना शुरू किया कि भाई साहब आप बताओ कितने टाइम तक मंदी रहेगी बाज़ार के अंदर? ऐसे हालात हो गए थे। तो प्लीज़ बी सेफ, अपना पैसा बचा के रखिए, कैश पे रहिए, जितना कैश पे रहेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। ठीक है? आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहेगी आपके लिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं जवाब देने की और हेल्प करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और कोई भी शेयर खरीदने या बेचने का डिसीज़न ले तो कोई सर्टिफ़ाइड ऑथराइज़ इन एडवाइज़र से, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से बात करके ही करें। मैं सिर्फ़ अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ एज़ एन इन्वेस्टर कि मैं मेरे पैसों के साथ मैं क्या करता हूँ और मैं कैसे सोचता हूँ। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो और मुझसे मैं बोल रहा हूँ इसीलिए शेयर बेच दें, ऐसा नहीं करना है। अपने ब्रोकर से बात करें और कोई अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर एडवाइज़र है कोई, उससे बात करें, उसके बाद ही ये डिसीज़न लें कि आपको अपने पैसे के साथ में क्या करना है। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।